हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा। डीके शिक्षा पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता लग रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, शिक्षण एवं अधिगम की। इस टॉपिक के एक्चुअल में आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और उम्मीद है आगे भी इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक टीचिंग और लर्निंग है, मतलब शिक्षण और अधिगम कैसे करना है, किस तरीके का, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। पेडागोजी की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, शिक्षण और अधिगम की। ठीक है, पढ़ाना कैसे है, कौन से टीचिंग स्टाइल से टीचर पढ़ाएगी, कौन सी अधिगम शैलियों का प्रयोग बच्चे करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज इसका पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में आपके इन सभी टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ लर्निंग। एक्चुअल में जो लर्निंग है, जो टीचिंग एक्चुअल में उसके फेज क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा प्लानिंग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए योजना। जब आप शिक्षण करते हो तब उसकी क्या क्या योजना बनाते हो, लेसन की प्लानिंग करते हो, पाठ योजना बनाते हो, आप एनुअल प्लानिंग करते हो मींस पूरे साल की योजना बनाते हो, और आप यूनिट प्लानिंग करते हो मींस आप इकाई योजना बनाते हो। क्या है, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, फेजेस। जब टीचर पढ़ाने जाती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पढ़ाने आई हूँ, तो पढ़ाने से पहले मैं अलग अलग चीजों को लेके चलती हूँ। जब पढ़ाने से पहले की तैयारी को मैं कहती हूँ प्री एक्टिव फेज, शिक्षण पूर्व योजना। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाने आती हूँ उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव फेज, मींस अंतःक्रिया वाला फेज आपका। और जब पढ़ाने के बाद मैं आपको इवेल्युएट करती हूँ, आपको जांच करती हूँ, उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, मींस शिक्षण के बाद वाला फेज। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जब टीचर लेसन प्लानिंग बनाती है उसके लिए 5E का जो अप्रोच दिया गया है लेसन प्लानिंग बनाने के लिए। मतलब जब भी आप पाठ योजना बनाएंगे, क्योंकि पाठ योजना ही बहुत महत्वपूर्ण है भाई, टीचर पाठ पढ़ाने जा रही है उससे पहले की योजना है, तो एक्चुअल में किस तरीके से वो कैसी योजना बनाए जिससे कि वो हर एक बच्चे को अपने शिक्षण में शामिल कर सके, ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेज क्या है टीचिंग के, शिक्षण के चरण क्या है, फिर हम बात करेंगे प्लानिंग कैसी करती है टीचर, और फिर हम बात करेंगे लेसन प्लानिंग के लिए, पाठ योजना के लिए कौन सा है निर्माणात्मक उपागम, मींस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसे हम 5E अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चे, पढ़ेंगे तो सब चीजें डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे रचनात्मक है वहां पे निर्माणात्मक भी रहेगा, मैंने आपको बताया था। हिंदी में टर्म्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज का जो कि क्या है, फेजेस ऑफ टीचिंग। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो फेजेस ऑफ टीचिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विषय वस्तु है, वो किसने दी है। तो फेजेस ऑफ टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है फिलिप जैक्सन ने। किसने दिया है, फिलिप जैक्सन ने, जिसमें फिलिप जैक्सन कहते हैं कि शिक्षण संचालन को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जब भी टीचर पढ़ाने जाती है तो वो पढ़ाने से पहले योजना बनाती है, पढ़ाने के दौरान उसकी योजना बनती रहती है, और पढ़ाने के बाद भी उसकी योजना बनती ही रहती है। तो एक्चुअल में फिलिप जैक्सन ने फेजेस ऑफ टीचिंग को, शिक्षण के चरणों को या चरों को 3 भागों में बांटा है। और ये 3 भाग कौन से हैं, सबसे पहला प्री एक्टिव, जिसे आप कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चरण, दूसरा इंटरएक्टिव जिसे आप कहते हैं क्रियात्मक चरण, और तीसरा पोस्ट एक्टिव जिसे आप कहते हैं पश्च क्रियात्मक चरण। बात क्लियर हो गई है, यही 3 चरण हैं। आपसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से वो पूछेगा, ये 3 ऑप्शन देगा और एक अलग ऑप्शन देगा जिसमें बताएगा कि बताइए कौन सा चरण शिक्षण के चरण में नहीं आता।
तो आप वो जो चौथा ऑप्शन जो गलत वो देगा वो आप लगा दीजिएगा। 3 चरण क्लियर हो गए। पीछे पीछे बोलेंगे, प्री एक्टिव पूर्व क्रियात्मक, इंटरएक्टिव क्रियात्मक और पोस्ट एक्टिव मीन्स पश्च क्रियात्मक चरण। इज इट ओके टू एवरीवन? आगे चलेंगे। अब हम इनको लाइन वाइज पढ़ेंगे, क्या होता है प्री एक्टिव, क्या होता है इंटरएक्टिव और क्या ही होता है पोस्ट एक्टिव। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, इन 3 चरणों की अगर हम बात करें तो इन 3 चरणों को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्या है? प्री एक्टिव। आप इसे कहते हैं योजना चरण। क्या कहते हैं? योजना चरण, क्योंकि इस चरण में जो टीचर होती है वो योजना बनाती है, वो प्लानिंग करती है कि किस तरीके से मुझे ये टॉपिक, ये करिकुलम बच्चों तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए वो योजना बनाती है और इसी चरण में ही आपके एनुअल प्लानिंग मीन्स पूरे साल की योजना, यूनिट प्लानिंग मीन्स इकाई योजना और लेसन प्लानिंग मीन्स पाठ योजना बनाई जाती है। ठीक है, जो दूसरा फेज है, दूसरा चरण है, वो क्या है? कार्यान्वयन चरण। वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीचर पीछे योजना बनाती है उसको वो क्लासरूम में इंप्लीमेंट करती है, बच्चों को अब वो पढ़ाना शुरू कर रही है। तीसरा चरण है पोस्ट एक्टिव फेज मीन्स इसे आप कहते हैं मूल्यांकन चरण। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किस चरण को मूल्यांकन चरण कहा जाता है? एक्चुअल में पश्च क्रियात्मक चरण को ही, पोस्ट एक्टिव फेज को ही आपका मूल्यांकन चरण, इवेल्युएशन फेज कहा जाता है। ऐसा क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एक्टिव फेज की, मीन्स पूर्व क्रियात्मक चरण, इसको आप कहते हो योजना चरण। आइए डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेज की, पूर्व क्रियात्मक चरण की, तो एक्चुअल में क्या है? यह वास्तविक शिक्षण आरंभ होने से पूर्व की तैयारी है। इज इट ओके टू एवरीवन? जो आप पढ़ाते हो, पढ़ाने से पहले जो आप तैयारी करते हो वही ये चरण कहलाता है। कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षक को अपने उपकरण, अपनी सामग्री के साथ अच्छी तरीके से तैयार होना पड़ता है। आप इस चरण में लेसन प्लानिंग करोगे, यूनिट प्लानिंग करोगे, कौन सा टीचिंग एड आपने इस्तेमाल करना है वो आप डिसाइड करते हो, तभी इसको योजना चरण, हर चीज की आप योजना बनाते हो। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक को अपने नियोजन मींस प्लानिंग और उसे शिक्षण प्रक्रिया में कैसे सम्मिलित किया जाए के साथ अवश्य तैयार होना चाहिए। इस चरण में कक्षा में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पूर्ण प्रमाणित तैयारी और सारणीकरण सम्मिलित है। बात समझ आ गई है? क्लासरूम से जाने से पहले जो भी आप तैयारी करते हैं, टीएलएम की बात करें, टीचिंग मेथड्स मतलब शिक्षण विधियों की बात करें, या आप लेसन की प्लानिंग, यूनिट की प्लानिंग और ईयर की प्लानिंग करेंगे, सारी चीजें इसमें आपकी आ जाती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे, हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि एक्चुअल में पूर्व प्री एक्टिव फेज को, पूर्व क्रियात्मक चरण को आप तैयारी वाला फेज कहते हो। तो एक्चुअल में हम बात करेंगे तैयारी करनी है तो करनी कौन सी है। ठीक है, देखिएगा, ये प्रथम सोपान में निम्नलिखित चीजें टीचर करता है, मतलब ये सारी चीजें, ये आप जो देख पा रहे हैं 5 चीजें, ये 5 चीजें इस स्टेप में, इस चरण में टीचर करेगा। सबसे पहला वो उद्देश्यों का निर्माण करेगा कि एक्चुअल में मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ाने आई हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझा दूं, उनके दिमाग में इसको पूरी तरीके से फिट कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वैसे टीचर हर एक लेसन के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टीचिंग लर्निंग आउटकम्स भी बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा वो कंटेंट का चुनाव करती है, पाठ्य वस्तु का चुनाव करती है कि मुझे पढ़ाना क्या है। तीसरा शिक्षण शैली का चुनाव मींस वो कौन से टीचिंग स्टाइल से पढ़ाएगी, कौन से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वो एक्टिविटी मेथड का इस्तेमाल करने वाली है, अंतःक्रिया ज्यादा करवाएगी बच्चों को, गतिविधियों में सहभागिता दिखाएगी बच्चों की। ठीक है, ये रहा कौन से मेथड का इस्तेमाल करें। तीसरा शिक्षण व्यू रचना का चरण, जिसमें वो होमवर्क की बात करेगी, अभ्यास प्रश्न कितने देने हैं बच्चों को, डिसिप्लिन की बात करेगी, सभी चीजें वो डिस्कस करेगी अपने आप से, मतलब डिसाइड करते हैं यहाँ पर।
होमवर्क क्या दूंगी, अब मैं बच्चों को क्लास में करने के लिए कौन से क्वेश्चन दूंगी, अगर मैंने क्वेश्चन दिए तो क्या बच्चे डिसिप्लिन तोड़ ना दे, मुझे ये ध्यान रखना। तो हर चीज वो यहाँ पर डिसाइड करती है। ठीक है। पांचवा होता है शिक्षण युक्तियों का चरण। कौन कौन से टीचिंग टिप्स उसको पता होने चाहिए ताकि वो बच्चे को प्रभावशाली शिक्षण दे सके। ठीक है। तो ये सभी चीजें वो अपने पहले चरण में प्री एक्टिव फेज मींस पूर्व क्रियात्मक चरण में इस्तेमाल करती है। आइए, अब टीचर जो है उसने हर चीज डिसाइड कर ली है, अब वो जा रही है क्लासरूम में पढ़ाने, जिसको आप कहते हो इंटरैक्टिव फेज, जिसे आप कहते हो क्रियात्मक चरण। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इस अवस्था में शिक्षिका उपयुक्त उपकरण के साथ कक्षा कक्ष में होती है। अब ये जो बात है ये कहाँ की है, ये क्लासरूम की बात है। अब टीचर हर कोई तैयारी करके बच्चों को पढ़ाने क्लासरूम में पहुंच चुकी है। अब वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का परिचय दिया जाता है। अंत क्रियात्मक प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संपन्न होती है। वो बच्चे को समझाती है और बच्चा उन चीजों को समझता है। वो बच्चे को खुद अपनी लर्निंग करने का मौका भी यहाँ पर देती है, क्योंकि वो क्लासरूम में आ चुकी है। अब जो मैं कर रही हूँ वो टीचर इस फेज में करेगी, मैं पढ़ाएगी टीचर आपको। ठीक है, आगे देखिए, जहां शिक्षिका नई विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत करती है और साथ ही शिक्षार्थी कक्षा कक्ष शिक्षण के अनुभवों को ग्रहण करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार उलट प्रश्न पूछना हो सकता है और विषय वस्तु की पुनरावृत्ति हेतु शिक्षार्थियों द्वारा निवेदन किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये वो स्टेज होती है जिसमें टीचर जो भी पहले डिसाइड करके आती है वो आपको पढ़ाती है। यहाँ पर टीचर आपसे प्रश्न पूछेगी, आप उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर टीचर आपको होमवर्क देगी, आप घर से करके आएंगे। यहाँ पर टीचर आपको असाइनमेंट देगी और वो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का इस्तेमाल करके आपको टीचर यहाँ पढ़ाती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर होता क्या क्या है। तो यहाँ पर क्लास के साइज मतलब कक्षा का आकार कितना है, टीचर वो देखेगी, उस हिसाब से वो पढ़ाती है। यहाँ पर टीचर बच्चों को डायग्नोस करती है, बच्चों का निदान करती है कि एक्चुअल में बच्चों ने किया क्या है। मतलब यहाँ पर बच्चों को वो टेस्ट देगी, असाइनमेंट देती है। क्या देती है, टेस्ट देती है और असाइनमेंट देती है। क्यों, क्योंकि वो बच्चों को चेक कर रही है। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर निष्पत्ति कार्य मतलब बच्चों को पढ़ाएगी। इसके साथ साथ उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, वो ऐसे स्टिमुलस का उपयोग करेगी जिससे कि बच्चे उसको समझ सके, चाहे वो टीचिंग एड्स हो गया, चाहे वो मेरा डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो गया। तो वो बहुत सारे मेथड्स विधियों का इस्तेमाल यहाँ पर करती है। आगे देखेंगे, वो बच्चों को रीइंफोर्समेंट देगी और पृष्ठ पोषण मतलब जो भी बच्चे को चाहिए वो बच्चे को हर चीज देगी और बच्चे को रीइंफोर्समेंट मींस पुनर्बलन भी देती रहेगी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो बोलेगी शाबाश, और बेटर करो, और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षण युक्तियों का विस्तार, जो पीछे वो युक्तियां बना रही थी अब वो उसका यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली है, मतलब कर ही रही है। ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, क्लासरूम में पढ़ा दिया, टेस्ट ले लिया। अब क्या होगा, अगला स्टेप आएगा, अब वो जाएगी घर और वो चेक करेगी कि एक्चुअल में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। जहां पर उसने बच्चों का टेस्ट लिया था, डायग्नोस किया था, निदान किया था, अब उनका उपचार वो ढूंढेगी। तो एक्चुअल में इवैल्यूएशन फेज से कहते हैं, यहाँ पर टीचर निर्णय लेती है कि जो भी उसने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ आया है। कहीं पर भी बच्चे को किसी भी चीज में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो यहाँ वो निर्णय लेती है, पढ़ाने के बाद वाला चरण है। ठीक है, देखिएगा, यह चरण शिक्षक के लिए एक परीक्षा होती है, वो टेस्ट लेती है। जो वो परीक्षा क्यों, उसके लिए वो क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को इवेल्युएट कर रही है कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया क्या वो बच्चे को समझ आया, क्या मेरी कमियां क्या है पढ़ाने को कि बच्चे को समझ नहीं आया। तो एक्चुअल में इसको टीचर की परीक्षा कहा जाता है कि भाई टीचर की परीक्षा ली जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर इस बात का मूल्यांकन प्रारंभ हो जाता है कि शिक्षक ने जो स्टार्टिंग में उद्देश्य बनाए थे
क्या उसने वो उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, क्या शिक्षार्थियों में जो वो परिवर्तन लाना चाहती थी, जो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती थी, क्या वो कॉन्सेप्ट बच्चों ने सीख लिया है। यहाँ पर जो साथ ही शिक्षिका यह निश्चित करने में सक्षम हो जाती है कि कक्षा कक्ष शिक्षण में कौन सी तकनीक, कौन सा उपकरण और कौन सी रणनीति उसकी लाभदायक थी, मतलब जो भी उसने मेथड इस्तेमाल करे हैं वो मेथड्स क्या इफेक्टिव थे, क्या वो मेथड्स को बच्चे समझ पाए हैं। तो वो यहाँ पर एक्चुअल में अपने आप को इवेल्युएट करती है, बच्चे के परफॉर्मेंस को देखकर वो निर्णय लेती है कि मैंने अच्छा तो पढ़ाया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से आने से पहले मैं तैयारी करती हूँ, पूरे आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाती हूँ, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर आके देती हूँ और जाने के बाद मैं चेक करती हूँ आपके कमेंट्स के द्वारा कि भाई बच्चे को जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आ चुका है। तो 3 फेज याद रखिएगा, किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। चलो आगे आइए। अब आज का दूसरा टॉपिक है प्लानिंग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए योजना। मैंने आपको भी बताया था जो टीचर का प्री एक्टिव फेज होता है, पूर्व क्रियात्मक चरण होता है, उसमें वो प्लानिंग करती है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी बच्चे को। इस प्लानिंग में, इस योजना बनाने में जो टीचर होती है वो 3 तरीके के प्लान बनाती है, 3 तरीके की योजना बनाती। एक तो वो योजना कि पूरे साल मैं बच्चों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। फिर मैं एक यूनिट में कितने चैप्टर्स को, एक इकाई में मैं कितने पाठों को रखूंगी, और फिर तीसरी कि एक पाठ में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो ये ही योजना ही आपकी होती है, आपके शिक्षण के लिए योजना, ठीक है। देखिएगा, प्रभावशाली शिक्षण एक नियोजित क्रियाकलाप है। शिक्षक शिक्षण अनुदेश की विषय वस्तु का नियोजन करती है, शिक्षण सामग्री का चयन करती है और अधिगम क्रियाकलापों का रूपांकन करती है, शिक्षण समय की गति निर्धारण और आवंटन आदि करती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी वो प्लानिंग करेगी, जब भी वो कोई भी प्लान करे, चाहे वो पूरे साल की करे, चाहे वो इकाई की करे, चाहे वो पाठ की करे, वो ये सभी चीजें ध्यान में रखेगी कि यार बच्चों को पढ़ाना क्या है, कौन से मटेरियल, मतलब कौन से टीएलएम का इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ कौन सी क्रियाएं, कौन सी गतिविधियों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बच्चा सीखे, एक्टिविटीज कौन सी करनी है, किस तरीके से, कितनी स्पीड में मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ये ध्यान रखती है। भाई ज्यादा स्पीड हो गई तो बच्चा समझ नहीं पाए, क्योंकि हर तरीके के बच्चे को सेटिस्फाई करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस है आपकी क्लास में, आपकी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। और किस तरीके से वो किस टाइम पे क्या चीज देगी, तो ये सभी चीजें वो प्लानिंग के दौरान डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है, ठीक है। अब अगर प्लानिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया हर एक टीचर ये 3 तरीके के प्लान बनाती है। क्या कहा मैंने, हर एक टीचर ये 3 तरीके के प्लान बनाती है, और ये प्लान होते कौन कौन से हैं। पहला होता है एनुअल प्लान, जिसे आप कहते हो वार्षिक योजना। दूसरा होता है यूनिट प्लान, जिसे आप कहते हो इकाई योजना। और तीसरा होता है लेसन प्लान, जिसे आप कहते हो पाठ योजना। हर एक टीचर ये तीनों ही प्लान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम्पल लूंगी, जब मैंने आपका सीडीपी का कोर्स बनाया तो मैंने सारे कोर्स में आपको पूरे साल में क्या क्या कराने वाली हूँ, पूरे कोर्स में क्या क्या कराने वाली हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने पूरा करिकुलम, पूरा कोर्स डिसाइड कर लिया। करिकुलम डिसाइड करने के बाद मैंने देखा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है, क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित के अंदर मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने हैं। याद आ रहा होगा आपको, आप पढ़ चुके हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर मुझे जब 2 टॉपिक पढ़ाने थे तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने इसको माना यूनिट 1, और इसी यूनिट के अंदर मैंने 2 लेसन रख लिए, और उन 2 लेसन के लिए मैंने अलग अलग से प्लानिंग करी। तो आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक यूनिट होता है और उस यूनिट के अंदर करीब 4 से 5 आपको लेसन्स, आपको पाठ देखने को मिलते हैं। तो टीचर उस यूनिट की प्लानिंग करेगी कि कौन सा पाठ कब पढ़ाना है
और उसके बाद वो पाठों के अंदर क्या पढ़ाना है इसकी प्लानिंग करती है। तो ये 3 प्लानिंग होती है, पूरे कोर्स, पूरे साल की प्लानिंग, उसके बाद यूनिट की प्लानिंग, उसके बाद लेसन की प्लानिंग टीचर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इन तीनों प्लानिंग में टीचर करेगी तो करेगी क्या। आइए, सबसे पहला होता है एनुअल प्लानिंग, जिसे आप कहते हैं वार्षिक योजना, पूरे वर्ष पूरे कोर्स की योजना बनाना। ठीक है, देखिएगा, वार्षिक पाठ योजना या वार्षिक योजना पाठ्यक्रम में वातावरण का परिदृश्य प्रदान करती है। मतलब यहाँ पर वो पूरे कोर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं कि पूरे कोर्स में, पूरे पाठ्यक्रम में उसने पढ़ाना क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा, सभी क्रियाकलाप जिन्हें एक शिक्षक पूरे वर्ष में करवाना चाहते हो, पूरे वर्ष में करवाना चाहते हो, जैसे कि स्थानीय भ्रमण हो गया, प्रयोग कैसे करना होगा, प्रदर्शन कौन कौन चीजों का करने वाली हूँ, ये सभी आपके वार्षिक योजना के अंग होते हैं। इस वार्षिक योजना में आपके शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में तैयार होने वाली होती है। कहने का मतलब क्या है, आप जानते हैं आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक तो आपका फेब में होता है, मार्च में होता है, और एक आपका सितंबर में होता है। तो एक्चुअल में मार्च और सितंबर वाले एग्जाम की योजना भी इसी योजना के अंदर बनाई जाती है, जिसे आप कहते हैं एसए, जिसे आप कहते हैं टर्म एंड टेस्ट। ठीक है, सत्र अंत परीक्षण जिसे आप कहते हैं, तो वो सारे परीक्षण इसी में ही बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, वार्षिक योजना को इकाई योजनाओं और दैनिक पाठ योजनाओं में विभाजित करना चाहिए। बात समझ आ गई है। देखिए, पहले पूरे वर्ष की योजना बनाई, उसके बाद उसको यूनिट में और फिर लेसन में बांट दिया था, वही बता रहे हैं पीछे। ओके, आगे देखिएगा, अब हम बात करें यूनिट प्लानिंग की, इकाई योजना की। मैंने आपको बताया था अभी कि एक इकाई के अंदर आपके 4 से 5 लेसन रहते हैं। तो पहले इकाई पता करेंगे कि भाई ये कौन सी इकाई है, और उसके अंदर हम लेसन बताते हैं बच्चों को। ठीक है, देखिएगा, इकाई योजना अधिगम क्रियाकलापों का उपयुक्त चरण है, जो एक विशेष इकाई की संपूर्ण छवि को प्रदर्शित करती है। यह विषय सामग्री को क्रमबद्ध व्यवस्था है। बात समझ आ गई है। जो आपके पास कंटेंट है उसको किस तरीके से अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपका यूनिट हो गया एनिमल्स, फिर आपका यूनिट हो गया प्लांट्स, फिर आपका यूनिट हो गया लिविंग वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये यूनिट है। अब इस एनिमल के अंदर आपके अलग अलग एनिमल आ जाएंगे, इन पौधों के अंदर आपके अलग अलग पौधे आ जाएंगे, इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपके अलग अलग क्रिएचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यूनिट की प्लानिंग करते हो, और यूनिट जो होता है वो लेसन को ना क्रमबद्ध सीरिएशन में बांट देता है कि कौन सी चीज कहां पर होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, एक इकाई योजना के 5 अनुभाग होते हैं। मतलब मैंने बताया जो लेसन होंगे वो करीब 5 होते हैं। उन लेसन्स में आप 5 तरीके से उसको बांटते हो, जैसे कि प्रस्तावना कैसे रखनी है, अब उसका नाम कैसे रखोगे, उसके बाद उद्देश्य क्या होगा हर लेसन का, उसके बाद विषय वस्तु क्या होगी हर लेसन की, शिक्षक के लिए संकेत के टीचर को कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, और फिर मूल्यांकन कैसे आप करोगे बच्चे का। इकाई में आप लेसन्स को बांट देते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दो यूनिट प्लान की, एक बार देखो। अगर यूनिट प्लान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है आपका यूनिट प्लान जो हर जगह फॉलो किया जाता है। देखिए, यहाँ पर विषय और पाठ्यक्रम लिख दिया, यहाँ पर इकाई कौन सी है वो लिख दी। अब आपको बताना क्या है, तो बच्चे के पूर्व ज्ञान का व्यवहार, मुख्य उद्देश्य क्या है उस इकाई का, उस इकाई से आप बच्चे को क्या बताना चाहते हैं वो लिख देंगे, और उसके बाद इसको 4 भागों में बांट के आगे शिक्षक ने क्या सीखा वो आप बता देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा टॉपिक है प्लांट्स, पौधे। ठीक है, अब मैंने टॉपिक ले लिया पौधे। अब उस पौधे के अंदर मैंने यहाँ पे इकाइयां बना ली, 4 इकाई बना ली। अब पौधे कौन से होते हैं, एक होते हैं तो जो जमीन पर रहते हैं, एक होते हैं पानी वाले, एक होते हैं दूसरे, एक होते हैं दूसरे। तो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग लेसन में बांट दिया। उसके बाद हर एक लेसन से आपको क्या समझ में आता है, आपके क्या उद्देश्य होते हैं, आपने कौन सी विधियां, कौन से टीएलएम का उपयोग करा, तो आप ये सभी चीजें इसमें लिख देते हैं।
ये बनते हैं सारे लेसन्स की, ठीक है। अब जो अगला पढ़ोगे वो क्या होगा, ये बनेगा जो पीछे आपने पढ़ा है ना एक पहला लेसन। अब पहले लेसन के लिए आप बनाएंगे अलग से लेसन की प्लानिंग, मीन्स पाठ्य योजना, जिसे आप दैनिक पाठ योजना भी कह सकते हो, क्योंकि आप डेली लेसन पढ़ाओगे तो डेली आप ये बनती जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए, एक शिक्षक किसी विशेष पाठ या कक्षा के कालांश के दौरान क्या करेगा, इसका लिखित प्रारूप ही पाठ योजना है, कि वो उस लेसन में क्या करने वाली है, वो जो पाठ पढ़ा रही है वो उसमें क्या करने वाली है, कौन से मेथड इस्तेमाल करने वाली है, उस पाठ के पीछे कौन सा उद्देश्य होगा, ये सभी चीजें वो लेसन की प्लानिंग में पाठ योजना में बनाती है। इसमें अवधारणा का उद्देश्य, समयावधि मतलब कितनी अवधि में, कितने टाइम में आप वो चैप्टर खत्म करोगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 45 घंटे में, 50 घंटे में, ये वो बताती है। शिक्षक कौन कौन सी टीएलएम का इस्तेमाल कर रही है वो बताती है। ये टीचर यहाँ पे कौन से मेथड्स का, कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रही है वो बताती है। टीचर इसके लिए बच्चे को बाहर लेकर जाती है, बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करवाती है वो ये बताती है। तो पाठ के लिए जो भी एक लिखित प्रारूप बनता है उसको आप कहते हो लेसन प्लानिंग पाठ योजना। देखिए, इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है ये यूनिवर्सल है, अब आप अपने अनुसार इसको बदलते हो, अलग अलग जो स्कूल्स होते हैं इसको बदल देते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यूनिवर्सल है, ये हर जगह फॉलो किया जाता है। देखिए, तो विषय पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल में क्या है पाठ्यक्रम, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो पाठ्यक्रम क्या है इस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें हम लेसन की प्लानिंग की बात कर रहे थे, राइट। तो प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, विषय पाठ्यक्रम क्या है, प्रवेश व्यवहार क्या है, पाठ्य के मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम देखेंगे। इसके अलावा विधियां, आप कौन से मेथड्स, कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना क्या है, आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंट कैसे करेंगे उस चीज को, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो आप डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड से प्रेजेंट कर रहे हैं, थ्रू एनी टेक्स्ट बुक और बुक से प्रोवाइड करें, तो कहां से आप वो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं ये होगा। अब इस प्रेजेंटेशन में आप ये 1 2 3 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, कि जो आप विषय वस्तु दे रहे हैं बच्चों को वो क्रम वाइज यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपके चैप्टर पढ़ाने से बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, बच्चे के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा, आप इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप इनको विशिष्ट उद्देश्यों के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एनी डाउट एनीवन, आगे देखिए। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चे को आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं तो वो आप कैसे देंगे, कहने का मतलब क्या है, कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी एक्टिविटी बच्चा इस्तेमाल करेगा, ये शिक्षक करेगा, और वो शिक्षक बच्चे को करने के लिए कौन सी एक्टिविटी है, क्योंकि भाई लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसलिए शिक्षक को बच्चे को करने के लिए भी तो एक्टिविटी देनी होगी, ठीक है। उसके असर मूल्यांकन करेंगे आंशिक, मतलब धीरे धीरे करके बच्चे का आप टेस्ट लेते रहिए, चाहे वो टेस्ट आप बच्चे का ओरल टेस्ट लीजिए, चाहे रिटन टेस्ट लीजिए, आप बच्चे का टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। आगे देखिएगा, 6 में है पुनरावृत्ति, दोहराना और मूल्यांकन। यहाँ पर आप बच्चे को टेस्ट लीजिए, बच्चे की जो गलतियां हो रही हैं आप उनसे पूछिए कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, 7th गृह कार्य, होमवर्क दीजिए बच्चे को, और इस तरह शामपट पर कार्य योजना, शामपट पर लिखिए कि आज हम क्या करने वाले हैं और कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पाठ योजना में, आप लेसन की प्लानिंग में आप मेंशन करते हो, ठीक है। अब हमने लेसन की प्लानिंग तो बना ली, बट उस लेसन की प्लानिंग में हम उसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, जो हमारी लेसन की प्लानिंग होगी हम उसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो लेसन की प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको इस अप्रोच का इस्तेमाल करना होगा, और ये अप्रोच कौन सी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन लर्निंग प्लानिंग। मतलब इस अप्रोच का नाम है 5E अप्रोच,
5 ई का उपागम जो कि क्या है, रचनात्मक पाठ नियोजन के लिए, क्या कहा मैंने, रचनात्मक पाठ नियोजन के लिए 5 ई का उपागम है। आप अगर इस उपागम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लेसन की प्लानिंग है वो बहुत इफेक्टिव बनेगी और इससे आप बच्चों को 100% दे पाएंगे। ठीक है, देखिएगा 5 ई के प्रतिमान में, जैसे कि आप इसके नाम में देख पा रहे हो, 5 ई का जो प्रतिमान है इसके अंदर ई जो है वो 5 है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला एंगेज मींस बच्चे को संलग्न करना, दूसरा एक्सप्लोर मींस बच्चा खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, तीसरा एक्सप्लेन व्याख्या करने का मौका दीजिए, चौथा इलेबोरेट मींस जो भी बच्चा करे विस्तार से करे, कोई भी उसकी चीजें छूट ना पाए, और पांचवा इवेल्युएट मींस मूल्यांकन। अगर ये 5 ई आप अपने लेसन के प्लानिंग में अपनाते हैं और आप ये 5 ई का बच्चों को करने का मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लेसन की प्लानिंग बहुत इफेक्टिव बनेगी, बहुत ज्यादा रचनात्मक बनेगी और वो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स को तुरंत फुलफिल कर देगी, उनको पूरा करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये 5 ई के उपागम की अगर हम बात करें तो 5 ई के उपागम आपके सामने है, जो कि ये रहा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, वेरी सिंपल। पहला एंगेज करना मींस बच्चे को संलग्न कीजिए अलग अलग एक्टिविटीज में। एंगेज करेंगे कैसे, तो बच्चे को जो पहले आता है, बच्चे को जो पहले आता है उसको नई जो आप सिखाना चाह रहे हैं आप उससे क्या करें, आप उसको दोनों को मतलब पुरानी जो पूर्व ज्ञान है, यहाँ पर क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से बच्चे जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एंगेज करने के लिए बच्चों को। दूसरा है एक्सप्लोर मींस बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दीजिए, बच्चे को अलग अलग गतिविधियों में पार्टिसिपेट कराइए, बच्चे को सहभागिता दिलवाइए ताकि जो बच्चे हैं वो नई नई चीजों को खोजना सीखे, एक्सप्लोर करना, खोजना सीखे। तीसरा एक्सप्लेन समझाना। अब समझाना कैसे है, तो कोशिश ये करेंगे कि बच्चों की नॉलेज को समझें और उसको नई जानकारी धीरे धीरे करके, मतलब पहले तो बच्चे को बेसिक सिखाइए और बेसिक से बच्चे को एडवांस की ओर लेके जाइए। बच्चे को पहले मूर्त चीजें सिखाइए और फिर उसके बाद अमूर्तन पे आप बच्चे को लेके जाएंगे। ठीक है, चौथा है इलेबोरेट। जब आप चीजें बच्चों को बता रहे हो तो कोशिश ये करेंगे कि आप विस्तृत तरीके से बच्चे को वो चीजें बताएं। कहने का मतलब क्या है, जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु आप बच्चे को देने वाले हैं, आप कोशिश ये करेंगे वो विषय वस्तु बच्चे तक डीपली, बच्चे को बहुत ही आंतरिक रूप से वो बच्चा उसको समझ पाए। तो आप बच्चे की हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, बच्चे को बेसिक से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों की तरफ लेके जाएंगे। और लास्ट है इवेल्युएट मींस मूल्यांकन। जब आपने बच्चे को वो सिखा दिया उसके बाद अब बच्चे का टेस्ट लीजिए। वो टेस्ट उसका ओरल टेस्ट हो सकता है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, सेमेस्टर एंड टेस्ट मींस टर्म एंड टेस्ट, एफए, इन तौर पे आप बच्चों का इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ई अप्रोच है आपके अच्छे लेसन की प्लानिंग के लिए जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। एंगेज मीन संलग्न करना, एक्सप्लोर मीन अन्वेषण करना, एक्सप्लेन मीन्स समझाना बच्चे को, यहाँ पर आप व्याख्या करना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, व्याख्या करना भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इलेबोरेट मीन्स विस्तृत करना और इवेल्युएट मीन्स मूल्यांकन करना। इस बात का आपने टोटली अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? आगे चलेंगे। अब हमारा जो आज के टॉपिक थे, सबसे पहले हमने बात की थी किस चीज की, तो फेजेस की बात की थी, चरणों की बात की थी, जो मैंने आपको 3 चरण बताए थे, आपको याद होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया उन चरणों में सबसे पहला जो चरण था आपका क्रियात्मक चरण, जो कि आपका प्री एक्टिव स्टेज था। उसके अंदर आप लेसन की प्लानिंग करते हो, तो मैंने आपको 3 लेसन बताए, एक तो ईयर प्लान, एक यूनिट प्लान इकाई योजना, एक वार्षिक योजना, और एक मैंने आपको बताया लेसन की प्लान। फिर मैंने आपको बताया
किस प्रकार से आप इस लेसन के प्लान को सबसे बेहतर बेस्ट बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया 5E अप्रोच। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आप मुझे आंसर देंगे। बताइए, जो मैंने आपको अभी 5E अप्रोच बताई थी सबसे बढ़िया लेसन प्लान बनाने के लिए, उस 5E अप्रोच में जो 5E हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा, 5E अप्रोच में मैंने आपको कहीं पर भी अनुभवजन्य एम्पेरिकल नहीं बताया था, तो ये तो गलत हो गया। कहीं पर ही मैंने आपको अफेक्शन, आपके प्रभावों की, आपकी भावों की बात नहीं की थी, ये भी गलत हो जाता है। कहीं पर भी मैंने आपको एंगेज, एक्सप्लोर, इलेबोरेट और इवेल्युएशन, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इवेल्युएशन और यहाँ पर लिखा है इवेल्युएट, तो खुद सोचिए कौन सा सही है। मैंने आपको इवेल्युएट की बात की थी, मूल्यांकन की बात की थी, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। एक बार देखेंगे, सभी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन अभी कर दी थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज शुड अ टीचर पोजेस? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताएं शिक्षक में होनी आवश्यक है, जरूरी है? पहला, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इस टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में ना आपकी हर चीज आएगी, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करिए, चाहे आपकी टीचिंग स्किल्स की बात हो रही हो, चाहे आपके टीएलएम की, हर चीज इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ जाती है। सॉफ्ट स्किल कुछ नहीं होता, ठीक है, सॉफ्ट कौशल कुछ नहीं होता, इसे आप हटाइए। और यहाँ पर लिखा है छात्र का काम करना, तो छात्रों के साथ तो काम हर कोई करता है, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर लिखा है सॉफ्ट कौशल, ये भी गलत है। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चे हर चीज आ जाती है, कोई भी चीज की आप बात करो हर चीज उसमें आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। संचार कौशल, अपनी बात को व्यक्त करना, दूसरों की समझना, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ उसके शिक्षण की प्रक्रिया का ज्ञान क्या है, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो बच्चों के स्टाइल हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंस, हर चीज आपकी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज एक्यूरेटली करेक्ट। नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, संचार कौशल, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। एक बार पढ़ेंगे और पढ़ के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आज सबके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बताइए,
चलिए देखिए, पी जैक्सन द्वारा दिए गए शिक्षण के 3 चरण हैं, इनमें से कौन सा गलत है? मैंने आपको 3 फेज बताए थे अभी टीचिंग के, तो देयर आर 3 फेज ऑफ टीचिंग गिवन बाय पी जैक्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन? तो पहला प्री एक्टिव बिल्कुल था, इंटरैक्टिव भी था, पोस्ट एक्टिव भी था, बट अंडर एक्टिव कोई भी फेज नहीं था। पूर्व क्रियात्मक, क्रियात्मक पक्ष बिल्कुल था, पर निष्क्रिय चरण नहीं था। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको चरण पता ही नहीं है तो क्या आप आंसर लगा पाओगे? इसीलिए पेडागोजी जब भी आप पढ़ रहे हो ना, टीचिंग लर्निंग जरूर पढ़ा करो, ठीक है। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके इवेल्युएटिव फेज की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन के चरण, जो कि लास्ट चरण मैंने कहा था ना, जो पोस्ट एक्टिव है, जो पश्च क्रियात्मक चरण है, उसी को कहा जाता है इवेल्युएशन फेज। उसके अंदर क्या क्या चेक करते हो बताइए। हाँ जी, देखिए देखिए, जब आप इवेल्युएटिव फेज पे आते हो, जब आप पोस्ट इंटरैक्टिव फेज किस पे आते हो? पोस्ट इंटरैक्टिव फेज पे आते हो, पश्च पश्च क्रियात्मक चरण पे जब आप आते हो, तब एक्चुअल में आप क्या चेक करते हो कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्या वो फुलफिल मैं कर पाया? आप मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है, जो मैंने स्ट्रैटेजीज यूज किए क्या वो सही थी? तो आप तीनों ही चीजें यह जानने के लिए कि उद्देश्यों को किस हद तक साकार किया गया है, मेरे में कुछ कमी तो नहीं है, और मैंने जो रणनीति अपनाई है क्या वो बढ़िया रही, तो आप सारी सारी चीजों को बच्चों के परफॉर्मेंस से इवेल्युएट करते हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑल ऑफ द अबव आप करते हो अपने इवेल्युएटिव फेज में, अपने पोस्ट इंटरैक्टिव फेज या फिर पश्च क्रियात्मक चरण आप इसे कह सकते हो। ये प है, ठीक है, पश्च क्रियात्मक चरण, ठीक है। चलिए बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, एक बार पढ़ेंगे और पढ़ के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, वेरी नाइस। प्री एक्टिव फेज की बात कर रहे हैं, ये पूर्व सक्रिय चरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व सक्रिय चरण, आप इसे पूर्व क्रियात्मक चरण भी कह सकते हैं। इस चरण में किन किन चीजों की बात हुई थी आपने बताना है। देखिएगा एक बार, which of the following activities are involved in pre-active stage of pedagogical analysis? Stating learning outcomes, ascertaining learn entry competence या identifying types of learning। शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय या पूर्व क्रियात्मक चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? पहला, अधिगम के परिणामों का वर्णन, मतलब आप यहाँ पे TLO को दिखाते हो। TLO होते हैं टीचिंग लर्निंग आउटकम्स, आप बच्चे के दिखाते हो, ठीक है। वहीं पे प्रवेश क्षमता का पता लगाना कि एक्चुअल में कितने बच्चे आए हैं, मैंने बताया था, बिल्कुल दिखाते हो। तीसरा, सीखने के प्रकारों का पहचान करना कि एक्चुअल में बच्चों को आप किन किन तरीकों से सिखा सकते हो, तो बिल्कुल ये तीनों ही चीजें आप दिखाते हो। इसीलिए 1, 2 और 3 बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। पहले ऑप्शन ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए फिर इसके साथ आज का आपका लेक्चर खत्म हुआ है। हम बच्चे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, ये चैप्टर है आपका टीचिंग लर्निंग, और इसी के अंदर शिक्षण और अधिगम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षण और
अधिगम की बात कर रहे हैं, प्रोसेस तो नहीं है। और इसके अंदर आज हमने पहला लेक्चर किया है जो आपको मिल गया है। अब इसके दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर भी आपको मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए फिर क्लास को फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।